बायोलॉजी हमारी ज़िंदगी के हर फील्ड में हमारी मदद करती है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से फूड की प्रोडक्शन को ज़्यादा करने में बायोलॉजी हमारी मदद करती है। आज हम देखते हैं कि बायोलॉजी की मदद से हम किस तरह डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजी ने हमें ये नॉलेज दिया कि किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम 3 काम कर सकते हैं, 3 डिफरेंट एक्शंस ले सकते हैं। पहला ये कि एहतियात की जाए, दूसरा वैक्सीनेशन करवा लें और तीसरा अगर बीमारी हो गई है तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अब देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। तो एक बात है, जब हमें पता ही नहीं होगा कि कोई बीमारी कैसे होती है, कौन सा जरासीम वो बीमारी करवा रहा है, यानी उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है और किस तरह से वो कॉजेटिव एजेंट हमारे जिस्म में दाखिल होता है, यानी उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जब ये सारी मालूमात नहीं होगी तो किस तरह से हम एहतियाती तदाबीर लें। बायोलॉजी ने हमें बहुत सारी डिजीज़ के बारे में मालूमात दी कि इनका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो फिर हमारे लिए आसानी हो गई ये समझने में कि हम क्या एहतियाती तदाबीर लें। जैसे कि एड्स का हमें पता चल गया कि इसका पॉजिटिव एजेंट एक वायरस है HIV, और ये उस वक़्त किसी हेल्दी इंसान में दाखिल होता है जब किसी पेशेंट का कोई भी बॉडी फ्लूइड हेल्दी इंसान में दाखिल होगा। ब्लड हो सकता है, म्यूकस या कोई और बॉडी फ्लूइड। तो फिर हमने ये समझ लिया कि इसके लिए एहतियाती तदाबीर ये हैं कि हम सेक्सुअल कांटेक्ट ना करें किसी के साथ, और किसी के कोई भी यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स या सिरिंजेस वगैरह कहीं पे भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हो सकता है वो किसी पेशेंट पे पहले यूज़ हुई हों, या किसी भी तरीके से कोई फ्लूइड अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र ना होने दें। इसी तरह हेपेटाइटिस का पता चल गया कि वो भी एक वायरस H वायरस से होता है और उसके भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एड्स के जैसा ही है, तो हमें उसी तरह के एहतियाती तदाबीर इसमें भी लेने हैं। इसके बाद वैक्सीनेशन की तरफ चलते हैं। वैक्सीनेशन की मदद से बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे पोलियो, मीज़ल्स, मम्प्स, वूपिंग कफ वगैरह। तो बायोलॉजी की मदद से अब तक बहुत सारी डिजीज़ की वैक्सीन्स तैयार हो चुकी हैं। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1796 में एक वैक्सीन तैयार की थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, और ये वैक्सीन कामयाब भी हुई थी। वैक्सीनेशन का वर्ड वैका से आया है क्योंकि एडवर्ड जेनर ने वो काऊ से तैयार की थी, और काऊ को लैटिन में वैका कहा जाता है। और तब से लेकर आज तक बहुत सारी डिजीज़ की वैक्सीन्स बनी, और आज ये क्लेम किया जा सकता है कि दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया है वैक्सीनेशन की वजह से। और इसके अलावा आजकल जो बीमारियां नाक़ाबिल इलाज हैं जैसे एड्स, उनकी वैक्सीनेशन भी तैयार करने की कोशिशें हो रही हैं। इसके बाद है ट्रीटमेंट। अगर डिज़ीज़ हो जाती है, एहतियाती तदाबीर ली लेकिन फिर भी डिज़ीज़ हो गई, तो फिर हमें उसे ट्रीट करना है। तो बायोलॉजी ने हमें बहुत सारी डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी बताया। जैसे कि अगर हमें मालूम हो जाए कि ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, इसके पॉजिटिव एजेंट कोई बैक्टीरियम है, तो हम उसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरिया अपने अंदर एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेते हैं, लेकिन हम कोई और एंटीबायोटिक यूज़ करके उस डिज़ीज़ को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद ये है कि अगर कोई डिज़ीज़ ऐसी है जो एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं होगी, तो उसके लिए कोई और इलाज होगा। फिर जैसे कैंसर है, तो बायोलॉजी ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि उसको कैसे ट्रीट करना है। 2 तरीके हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में कैंसरस सेल्स को एक्सपोज किया जाता है छोटी वेवलेंथ वाली रेडिएशन से, क्योंकि छोटी वेवलेंथ वाली रेडिएशन के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो आसानी से किल कर लेती है उन कैंसरस सेल्स को। या दूसरा तरीका क्या है, कीमोथेरेपी। पेशेंट को कोई केमिकल्स या ड्रग्स दिए जाते हैं जिनसे सेल्स मर जाती हैं, लेकिन कीमोथेरेपी के साथ ये मसला है कि वो नॉर्मल सेल्स को भी बाज़-औक़ात किल करना शुरू कर देती है। और अगर कोई डिज़ीज़ जीन्स की ख़राबी से होती है, तो फिर हमें उसका जीन ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास तरीका इलाज है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान से जीन लेके बोन मैरो सेल्स के थ्रू पेशेंट के अंदर इंसर्ट करवाए जाते हैं। फिर जब जीन ठीक हो गया तो फिर वो डिज़ीज़ भी ठीक हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बीमारी हमारी कम्युनिटी में फैलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके मिला के और साथ में कम्युनिटी को भी अवेयरनेस दे के उस बीमारी को ट्रीट करते हैं। कम्युनिटी को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी किस तरह से फैलती है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरीका इलाज को इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। पिछले लेक्चर में भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था।
تو یہ سارا نالج ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہمیں بائیولوجی نے دیا ہے. تو اس طرح سے بائیولوجی ہماری مدد کرتی ہے ہیلتھ کے فیلڈ میں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.